हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और लेकर हम आ गए हैं एनबीटी का खास सेगमेंट मिथ्या वर्सेस तथ्य। आज इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे अस्थमा से जुड़े कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जिनका बस्ट होना बहुत जरूरी है और आज इस पर हमें गाइड करने वाले हैं डॉक्टर मयंक। डॉक्टर, कई लोग ये मानते हैं कि जो जिंदा मछली है अगर हम उसको निगलते हैं तो अस्थमा को ठीक किया जा सकता है। तो ये किस हद तक सही है? अगर ये ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है? इसके पीछे का प्लीज हमें लॉजिक जरूर बताइए। कुछ टाइम पहले कुछ ऐसा चलता था कि फिश इंजेक्शन कुछ रहता था कि फिश खाएंगे और ठीक हो जाएंगे, बट वो सही नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली ये सब चीज़ें कभी कभी प्लेसेबो की तरह काम करती हैं। प्लेसेबो मतलब कि जो चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि जो फ़ायदा रियल में नहीं हो रहा होता है लेकिन हमें फील होने लगता है कि हमें फ़ायदा हो रहा है। अल्टीमेटली जो भी पेशेंट इस टाइप के, हम लोग हिस्ट्री भी लेते हैं अभी आज की डेट में, ज़्यादातर पेशेंट जिन्होंने ऐसा कुछ किया भी है कि लाइक फिश इंजेक्शन कुछ किया है बाद पहले लाइफ में, वो भी आज की डेट में हमारे पास आ रहे हैं और अल्टीमेटली दे आर टेकिंग इनहेलर। सो इसका कोई और ना कोई साइंटिफिक एविडेंस है इसका, ना कोई ऐसा कुछ लिटरेचर या कितनी भी रिसर्च हुई है उसमें कुछ प्रूव हो पाया है। तो ये एक प्रथा है जो शुरू हो गई है और वो बेसिकली मुझे लगता है कैन बी लिटिल हार्मिंग। बेनिफिट तो उसका मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए अवॉइडेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ जो रिचुअल्स है वो रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने आसपास ना हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उन लोगों के साथ रहते हैं जो अस्थमा के पेशेंट हैं। उनका ये मानना है कि जो इनहेलर होते हैं वो एडिक्टिव होते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। ये एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा मिथ है कि अरे इनहेलर ले रहे हो, अरे इसकी तो आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है। इनहेलर सिर्फ एक दवा देने का जरिया है। अगर मेरे को अमूमन किसी को सांस के जरिए दवाई देनी है, जैसे हमारी चोट लगती है हम ट्यूब लगाते हैं, ट्यूब इसलिए लगाते हैं वहीं पे काम करती है दवाई और वहीं पे असर करती है। अगर आँख में दिक्कत है तो आँख में ड्रॉप डालते हैं। ऐसे ही मुझे सांस की दिक्कत है तो मुझे सांस के साथ दवाई देनी होती है। अब इसमें या तो मैं भाप के फॉर्म में जैसे पानी गर्म, लेकिन पानी गर्म करके दवाई डालने में वो उसका कंपाउंड टूट जाएगा, उसका असर नहीं आएगा। तो इसलिए इनहेलर इज़ अ सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू डिलीवर द मेडिकेशन कि वो सीधा लंग्स में जाए और वहीं के वहीं असर करे। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर मैं कोई टैबलेट दूंगा, टैबलेट जाएगा पेट में, पेट से जाएगा ब्लड में, लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन में, जरूरत का है। अगर लंग्स में है तो डायरेक्ट लंग्स में दवाई, और जो चीज़ ब्लड स्ट्रीम तक क्रॉस नहीं कर रही है वो ब्रेन तक भी नहीं जाए तो एडिक्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बिल्कुल कोई एडिक्शन नहीं होता है। और एक और एग्जाम्पल दूंगा, मान लीजिए कोई बच्चा अगर मैथ्स में कमज़ोर है तो आप उसका ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाते हैं कि खाली मैथ्स का ट्यूशन लगाते हैं? तो आपका जो ऑर्गन वीक है आप उसी को डायरेक्टेड दवाई देंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा, आप कम डोज में उससे ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो इनहेलर्स ही अस्थमा के लिए बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर, क्या हमें आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं या फिर कोई ऐसा टाइम टेबल कि आपको इस टाइम लेना चाहिए इनहेलर? इनहेलर्स का एसच जो हमारे आज की डेट में गाइडलाइंस हैं वो बताते हैं मेंटेनेंस और रिलीवर थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंटेनेंस एक इनहेलर जो लगातार चलता रहता है, रिलीवर जब आपको ज़रूरत पड़ रही है उसके हिसाब से। अगर हमारा मेंटेनेंस इनहेलर्स ही ठीक से चल रहा है, जो कि आमतौर पे रेगुलर लेना होता है, उसको डेली दिन में 2 या 1 बार जैसे आपकी फिजिशियन या डॉक्टर ने आपको बताया वैसे लेना होता है, सही तरीके से लेना होता है, तो उसमें ऊपर से आपको शायद इनहेलर लेने की एसओएस की ज़रूरत ना पड़े। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो या तो वही इनहेलर या दूसरा इनहेलर रिलीवर फॉर्म में काम करता है। तो हर पेशेंट का एक अलग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अप्रोच होता है, हर पेशेंट एक अलग फॉर्मेट में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं हो सकती कि मैं बोलूँ ये इनहेलर आपको दिन में 3 बार या 2 बार लेना है। तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट नीड, पेशेंट का रिपोर्ट्स कैसा है उसके हिसाब से रेगुलर इनहेलर वी ऑलवेज एडवोकेट। तो डॉक्टर, जिनके बच्चे होते हैं और जिनके बच्चों को अस्थमा होता है वो कई बार ये सोचते हैं कि भाई बच्चे को अस्थमा आए तो उन्हें डेयरी प्रोडक्ट से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये भी एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर किसी बच्चे को अस्थमा डायग्नोस हुआ या खांसी रह रही है कुछ इस टाइप की, तो सबसे पहले उसका दूध और दही और इस टाइप की चीज़ बंद हो जाती है। बट उसका आप देखिए उससे उसका प्रोटीन इंटेक भी कम हो गया, उसका जो दूध से उसको जो ताकत मिलनी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, वो भी कम हो जाता है, जिससे वो और रिकरेंट इन्फेक्शन फेज में चले जाते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते, नहीं ये तो बिल्कुल बंद है। हो सकता है किसी को किस चीज़ से एलर्जी हो, किसी को किस चीज़ से एलर्जी हो, ज़रूरी नहीं कि हर एक को उस चीज़ से एलर्जी होनी ही होनी है।
तो जब तक आपको डॉक्टर आपके ना बोलें कि ये इस चीज़ को, किसी किसी को दूध से एलर्जी अगर होती है, वो अलग टाइप की एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, या फिर कोई अगर मिल्क एलर्जी प्रूवन एंड मिल्क एलर्जी है, तभी उसको अवॉइड करने का फ़ायदा है, अन्यथा इट विल डू मोर हार्म देन बेनिफिट व्हेन यू स्टॉप मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इसलिए आप अपना बच्चे का जो डाइट पैटर्न है वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, और वैसे जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो क्या आप लास्ट में थोड़े से टिप्स दे सकते हैं उन पेरेंट्स को जिनके बच्चों को अस्थमा है? बच्चों में एस्मा कई बारी पकड़ने में डिले भी होता है, और जैसे एक कभी कभी उनका एक नॉर्मली अरे ब्रोंकाइटिस हो गया, अरे ये बार बार इन्फेक्शन पकड़ जाता है, बार बार निमोनिया बन जाता है, ये सारे सिम्टम्स कभी कभी एस्मा के होते हैं। तो अगर आपके बच्चों को खांसी जो कि लगातार बनी रहती है, बार बार आपको नेबुलाइज करने की जरूरत पड़ती है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है सांस में, तो ये कहीं ना कहीं वीजिंग हो रही है, चेस्ट में टाइटनेस, चेस्ट में विस्लिंग साउंड आ रहा है, एनर्जी कैपेसिटी लो है, आम बच्चों के मुकाबले दौड़ नहीं पाता है, भागने में सांस फूलता है, तो ये कहीं ना कहीं एस्थमा के लक्षण है। एस्थमा जैसे एक सांप को रस्सी बोलने से काम नहीं चलता, इसलिए एस्थमा को एस्थमा बोल के ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, डायग्नोसिस करके, क्योंकि एस्थमा का ट्रीटमेंट एक लंबे टाइम पे देखते हैं, ऐसा नहीं कि वो 5 दिन लिया और ठीक हो गया। तो उसका इनहेलर्स थेरेपी चलती है बच्चों का, और बच्चों का इनहेलर थेरेपी लगातार लेना पड़ता है। और कई बार बच्चों का केस में माँ बाप ये सोचते हैं अरे 12-13 साल की एज में तो अपने आप ही सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि वो इनहेलर्स अगर नहीं लेंगे तो वो चलता रहेगा। कभी कभी होता है कि वो अपने आप चला जाता है, लेकिन आप सोचिए क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना ख़त्म हो जाता है कि वो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, बच्चा अपना डेली रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए इनहेलर्स को, एस्थमा को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, एस्थमा के सिम्टम्स समझिए, पल्मोनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट से आप संपर्क करिए, और सही इनहेलर से प्रॉपरली अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। और ऐसा नहीं कि एक बार इनहेलर शुरू हो गया तो बंद नहीं हो सकता। इनहेलर एक दवा है जिसको आप देते हैं, और जैसे जैसे अगर बेटर होता जाता है वैसे वैसे उसकी डोज को कम भी किया जाता है, और कई बार हट भी जाता है। तो इसलिए इनहेलर से घबराएं नहीं, और इनहेलर रेगुलर अपने डॉक्टर्स की एडवाइस पे लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे लगता है कि जितने लोगों के मन में मिथ्स थे या फिर जो सवाल थे, उनके आंसर्स उनको अब मिल गए होंगे। तो थैंक यू सो मच। तो देखा आपने कैसे डॉक्टर मयंक ने इतनी आसानी से अस्थमा से जुड़े सारे मिथ्स को बस्ट किए। मुझे लगता है कि अब आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको ऐसे फर्दर वीडियोस और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।